क्लास 10 स्टूडेंट, आज हम कर रहे हैं साइंस का लेसन नंबर 4। ओके, साइंस 1 के मैं 2 लेसन आपको करा चुका हूँ, फर्स्ट और सेकंड, और फिर स्टूडेंट डिमांड की वजह से मुझे थर्ड पे नहीं गया हूँ और फोर्थ करा रहा हूँ। ओके, इफेक्ट्स ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, ये लेसन है आपका, पेज नंबर 47। मैं आपको रिड्यूस सिलेबस की वीडियो दे चुका हूँ, तो आपको पता होगा कि क्या पार्ट रिड्यूस है, फिर भी मैं आपको हैंड टू हैंड थोड़ा बता देता हूँ। पेज नंबर 47 पे आपका कैन यू रिकॉल और ऑब्जर्व एंड डिस्कस, ये कम्प्लीटली कैंसिल हो गया है यहाँ तक। ओके, आपको एनर्जी ट्रांसफ़र इन एन इलेक्ट्रिक सर्किट टॉपिक से पढ़ना है। ये एनर्जी ट्रांसफ़र इन एन इलेक्ट्रिक सर्किट भी एक ट्राई दिस है, एक एक्सपेरिमेंट है। नॉर्मली बोर्ड में एक्सपेरिमेंट नहीं आते हैं, लेकिन इसमें जो पीछे एक सर्किट डायग्राम दे रखा है और थोड़ी सी कैलकुलेशन वो आपको करनी है। ओके, तो इस टॉपिक में आप लेंगे कनेक्टिंग वायर्स, जो भी मैं आपको दिखाता हूँ, इलेक्ट्रिक सेल्स और इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस, वोल्टमीटर, एमीटर और प्लग की। प्रोसीजर ये है कि आप इसे कनेक्ट कर देंगे, करंट आई उसमें से फ्लो करेगा, उसका पोटेंशियल डिफरेंस VAB है। AB मतलब टर्मिनल A टू B, V होता है आपका पोटेंशियल डिफरेंस और AB का मतलब होता है फ्रॉम A टू B, टर्मिनल एंड्स A टू B। द पोटेंशियल एट A इज हाइयर, अब ये लाइन आपको ध्यान से सुननी है। द पोटेंशियल एट A हाइयर देन एट B है, एज द पॉइंट A इज कनेक्टेड टू द पॉजिटिव इलेक्ट्रोड। अभी आपको मैं पीछे दिखा देता हूँ, और हो सकता है मैं यहाँ फोटो एडिट करूँ तो आपको पिक्चर इसी टॉपिक पे आए, वरना वो तो पलटने के बाद ही आएगा। पॉजिटिव इलेक्ट्रोड से डाल देंगे और B को आप नेगेटिव से कर देंगे। कैसे? ऐसे। ये आपका वो सर्किट डायग्राम जिसको मैंने वहाँ एक्सप्लेन किया है, उसी के बारे में यहाँ भी कुछ लिखा हुआ है। मेन कुछ पॉइंट्स लेने हैं, बाकी नीचे से कैलकुलेशन डायग्राम आप कर सकते हैं। दिस इज अ डायग्राम ऑफ इलेक्ट्रिक सर्किट, जिसमें आपका ये A टू B, ये एक कंडक्टर है, A टू B टर्मिनल्स है, एंड है, और ये R फॉर रेजिस्टेंस है। ओके, ये A जो है आपका, ये प्लग की है आपका, और ये आपका जो A वायर है प्लग की के साथ, ये कनेक्टेड है पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ द बैटरी। ये जो बड़ी वाली लाइन है और छोटी लाइन आपको दिख रहा है, एक लाइन बड़ी है एक छोटी है, बड़ी है छोटी, बड़ी लाइन को पॉजिटिव कहते हैं और छोटी लाइन को नेगेटिव कहते हैं। ओके, और ये नेगेटिव से कनेक्टेड है, तो वही मैंने बताया था, A कनेक्टेड टू पॉजिटिव है और B कनेक्टेड टू नेगेटिव है। अब इस AB के अक्रॉस एक V है, दैट इज वोल्ट मीटर आपने लगा रखा है, जिस पर आपको पोटेंशियल पता चलेगा। V आपका वोल्ट मीटर के लिए और ये V पोटेंशियल डिफरेंस के लिए। AB मतलब A से B के बीच में। ओके, और यहाँ एक A एमीटर है, एमीटर आपको फ्लो ऑफ करंट बताता है और वोल्ट मीटर आपको पोटेंशियल डिफरेंस बताता है। R रेजिस्टेंस, ये कंडक्टर है, रेजिस्टेंस भी बोल सकते हैं, कंडक्टर भी बोल सकते हैं। AB आपके टर्मिनल्स हैं और A कनेक्टेड टू द पॉजिटिव इलेक्ट्रोड है, B कनेक्टेड टू नेगेटिव इलेक्ट्रोड है। अब जैसे ही आप ये बैटरी मतलब की को क्लोज करते हैं, याद रखना, ओपन मतलब खुलना और क्लोज मतलब बंद होता है नॉर्मल हिंदी में, बट यहाँ पर साइंस में जब आप कहते हैं ना की क्लोज्ड, तो इसका मतलब ये ऑन होना है, मतलब क्लोज का मतलब ऑन होना है और ओपन का मतलब ऑफ होना है। ये मैं आपके लिख देता हूँ यहाँ पर। अगर क्लोज वर्ड आता है आपका, की क्लोज्ड है, इसका मतलब ऑन है, और अगर ओपन कीज हैं तो मतलब ऑफ है, करंट ऑफ है। ओके, तो जैसे ही आपने की क्लोज की तो यहाँ से पॉजिटिव टर्मिनल से आपका करंट फ्लो करेगा, कंडक्टर से पास होगा और वापस इधर। इफ द चार्ज Q फ्लोज फ्रॉम A टू B इन टाइम T, अब आपको यहाँ से करना है। इफ द चार्ज Q फ्लो करता है A से B में, भाई करंट पास हो रहा है तो चार्ज फ्लो हो रहा है ना, ठीक है ना। द फ्लो ऑफ चार्ज को ही तो आप करंट कहते हैं पर यूनिट टाइम। ओके, इफ द चार्ज Q फ्लो करता है फ्रॉम A टू B इन टाइम T, द वर्क इज परफॉर्म्ड इन टाइम T, तो वर्क होगा देन ड्यूरिंग दैट टाइम द एनर्जी VAB Q इज गिवन टू द रजिस्टर। तो जो आपका एनर्जी है वो VAB यानी पोटेंशियल इनटू चार्ज होता है। ओके, अब इसको डायग्राम बना के इतना सा आपको इंग्लिश में पैराग्राफ बना के लिख देना है। अब थोड़ी सी कैलकुलेशन टाइप आ रहा है, कैलकुलेशन नहीं है एक्चुअल, डेरिवेशन तो नहीं है, तो ये आपको करना है। P हमारा इलेक्ट्रिक पावर है, दैट इज एनर्जी अपॉन टाइम, फिक्स है फॉर्मूला। एनर्जी अभी ऊपर मैंने क्या बताया आपको, V
ए बी यानी पोटेंशियल इंटू क्यू चार्ज अपॉन टाइम टी है। ओके, आप जानते हैं क्यू अपॉन टी क्या होता है? क्यू अपॉन टी आपका आई करंट होता है। तो इन प्लेस ऑफ क्यू अपॉन टी में क्या लिख सकता हूँ? आई, तो ये वी आई आया, पावर आया वी आई, पोटेंशियल इंटू करंट। द सोर्स ऑफ एनर्जी द सेल gives in time t the energy p into t to the resistor if I is the current flowing continuously through the circuit। अभी पावर क्या था? एनर्जी अपॉन टाइम। तो एनर्जी क्या होगा? पावर इंटू टाइम। थोड़ा सा मैं आपके लिए लिख भी देता हूँ ताकि आपको इंटरेस्ट हो, ओके, क्लियर हो। नॉर्मली आपका क्या था अभी? पावर इज इक्वल्स टू एनर्जी अपॉन टाइम। तो एनर्जी क्या होगा? टी गया ऊपर, पावर इंटू टी, एनर्जी। ओके, अब एनर्जी किस फॉर्म में है? वो हीट एनर्जी, तो उसको वो लिख रहा है एच। एच इज इक्वल्स टू पावर इंटू टाइम। और पावर क्या था हमारा अभी ऊपर? वी आई। पावर क्या था? वी इंटू आई। कैसे था? पावर होता है वी इंटू क्यू अपॉन टी, और क्यू अपॉन टी क्या होता है? आई। तो P इज इक्वल्स टू वी आई। तो इसको मैंने यहाँ पुट कर दिया, P की जगह वी आई। तो फाइनली आया H इज इक्वल्स टू वी आई टी। ओके, H इज इक्वल्स टू वी आई टी। अब साइंस में एक लॉ होता है, उसका नाम है ओम्स लॉ। क्या नाम है? ओम्स लॉ। इसमें V इज इक्वल्स टू आई आर होता है। V इज इक्वल्स टू आई आर फिक्स है, तो इसको फिर इसमें पुट कर दो। तो H इज इक्वल्स टू जाएगा V की जगह क्या होगा? आई आर, और I पहले से है, T पहले से है, तो H इज इक्वल्स टू जाएगा I इंटू आई स्क्वायर आर टी। तो ये भी एक रिलेशन फॉर्मूला है और H का ये भी एक रिलेशन फॉर्मूला है। यस और नो? और H इज इक्वल्स टू आई स्क्वायर आर टी, इसी को आप जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग कहते हैं। ना यहाँ पर कुछ यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक पावर गिवन है, ये आपको जस्ट लर्न करनी है। V इक्वल्स टू आई बी, वोल्ट इंटू एम्पियर। तो वोल्ट इंटू एम्पियर, जूल पर कुलम्स हैं, कुलम से कुलम कैंसिल हो गया, तो जूल पर सेकेंड। तो वॉट भी है यूनिट। तो फाइनली आप डायरेक्ट यही फाइनली आप यही माइंड में रखें कि यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक पावर जो है वो 1 वॉट है। लेकिन 1 वॉट बराबर क्या है? 1 जूल पर सेकेंड। ओके, 1 जूल पर कुलम्स क्या है? 1 वोल्ट। 1 कुलम्स पर सेकंड क्या है? 1 एम्पियर्स। तो ये आपको माइंड में होना चाहिए, न्यूमेरिकल्स में काम आता है। नेक्स्ट टॉपिक हमारा आ रहा है जो ओमिट नहीं है, यहाँ ये थिंक अबाउट इट कौन कैंसिल है। हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, मतलब जब कहीं से कोई करंट पास होता है तो वो हीटिंग इफेक्ट देता है, या इलेक्ट्रिक करंट हमें हीटिंग इफेक्ट देता है। When a resistor is connected in an electrical circuit, जब आप किसी भी इलेक्ट्रिकल सर्किट में एक रजिस्टर को कनेक्ट करते हैं तो हीट इज प्रोड्यूस इन इट, और उसमें हीट प्रोड्यूस होता है क्योंकि रजिस्टर का काम क्या है? रजिस्ट करना। रजिस्टर रजिस्ट करता है, फ्लो ऑफ करंट को रजिस्ट करता है। दैट्स वाई एनर्जी कैन नीदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड, इट कैन ओनली कन्वर्टेड फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर। इस लॉ के हिसाब से हीट प्रोड्यूस होती है और लॉस्ट हो जाती है। ओके, दिस इज नोन एज हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट। अब जो इक्विपमेंट्स होते हैं जैसे कि वाटर बॉयलर है, कोई इलेक्ट्रिक कुकर है, इलेक्ट्रिक बल्ब है, ये सब हीटिंग इफेक्ट है। अब हीटर है तो करंट जा रहा है और इस करंट के जा रहा है, और इस इंस्ट्रूमेंट के अंदर ये जो डिवाइस है इसके अंदर कॉइल होती है, करंट से वो कॉइल बर्न होती है और हीटिंग इफेक्ट देती है। ओके, इलेक्ट्रिकल कंडक्टर हैविंग हायर रेजिस्टिविटी आर यूज, लेकिन ये कॉइल ऐसे मटेरियल की होती है कि ये बर्न ना हो जाए, ऐसा ना हो ये करंट दिया और वो बर्न आउट हो जाए, जैसे कि बल्ब हुआ आपका। तो ये बल्ब में जो ये वायर होता है अंदर, जो एक सोलेनोइड टाइप कॉइल है, ये टंगस्टन की होती है। अब टंगस्टन की क्यों होती है, शायद ये डिटेल अभी आएगी भी यहाँ पर टॉपिक में, मैं डायरेक्ट बता रहा हूँ अभी आपको, क्योंकि टंगस्टन का मेल्टिंग पॉइंट बहुत ज़्यादा होता है। तो अगर करंट इसमें जाएगा रेगुलरली और हीटिंग इफेक्ट ये शो करेगा तो ये बर्न आउट ना हो जाए, इसलिए टंगस्टन का कॉइल होती है अंदर। ओके, तो यहाँ पर आ रहा है फॉर एग्जाम्पल अ कॉइल मेड अप ऑफ एलॉय, एक एलॉय है, उस एलॉय का नाम निक्रोम है आपका, इज यूज इन द इलेक्ट्रिक
हीटर कुकर में होता है एज ए रेजिस्टर, वाइल टंगस्टन वायर जो होता है वो इलेक्ट्रिक बल्ब में होता है, जैसे मैं भी आपको बता रहा था। बिकॉज ऑफ द करंट दिस वायर गेट्स हीटेड, करंट ने उसको हीट दी है, ओके, नियरली अबाउट 3400 डिग्री सेल्सियस, इतनी हीट देता है एंड एमिट लाइट, तभी वो बल्ब लाइट एमिट करता है, लाइट निकालता है। द हॉट वायर ऑल्सो रेडिएट हीट टू अ सर्टेन एक्सटेंट, और जो हॉट वायर होता है ये भी हीट देता है, हीटर में भी देता है, बल्ब में भी देता है। इसलिए आपने देखा होगा जब आप कभी बल्ब को टच करते हैं तो बल्ब आपको, तो अगर बल्ब को आप टच करते हो तो वो बहुत वार्म हो जाता है, वो आपको हाथ को बर्न भी कर सकता है, ओके। तो ये इसी वजह से होता है हीटिंग इफेक्ट के। सेवरल टाइप्स वी हियर और रीड अबाउट अ बिल्डिंग कैचिंग फायर, कभी आपने सुना होगा कि किसी बिल्डिंग में कहीं पर आग लग गई है शॉर्ट सर्किट की वजह से। तो समटाइम जब हम स्विच ऑन करते हैं किसी इक्विपमेंट का हमारे घर में, तो इलेक्ट्रिकल फ्यूज वायर मेल्ट डाउन हो जाता है, मेल्ट हो जाता है और इलेक्ट्रिक सप्लाई शट डाउन हो जाता है। ये क्या चीज़ है? एक्चुअल में हमारे जो होम इलेक्ट्रिकल कनेक्शंस होते हैं उसमें 3 टाइप के वायर्स होते हैं, एक लाइव वायर, एक न्यूट्रल वायर और एक अर्थ होता है, ओके। लाइव वायर और न्यूट्रल वायर हैव द पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ 220 वोल्ट्स, इनका पोटेंशियल 220 वोल्ट्स का होता है, और जो अर्थ है वो कनेक्टेड टू द ग्राउंड होता है। तो आजकल तो सब अंडरग्राउंड इलेक्ट्रिसिटी होती है, तो आपको वो वैसे नहीं दिखेगा, घर के अंदर नहीं नज़र आएगा कहाँ ज़मीन में कहाँ जा रहा है, बट वो अंडरग्राउंड होता है। ड्यू टू अ फॉल्ट, अगर कोई फॉल्ट हो जाए इक्विपमेंट में, ओके, तो उसकी जो प्लास्टिक कोटिंग होती है जिसको आप पीवीसी कहते हैं, जो उसके ऊपर लगी हुई होती है, ओके, लाइव वायर में और न्यूट्रल वायर में, गिव अवे द 2 वायर्स कम इन कॉन्टैक्ट एंड ईच टू ईच अदर। जब वो कोटिंग, वो प्लास्टिक हट जाती है तो एक लाइव वायर और एक न्यूट्रल वायर, एक लाइव वायर है आपका और एक न्यूट्रल वायर है, ये दोनों आपस में टच हो जाते हैं, ओके। जब वो प्लास्टिक निकल जाएगी, इस पे से जो कोटिंग थी प्लास्टिक निकल गई, ओके, तो जैसे वो प्लास्टिक कोटिंग निकल गई उसकी, तो ये लाइव वायर आपस में टच हो जाएंगे और शॉर्ट सर्किट होगा। It can catches fire. Okay, 2 wires come in contact with each other. A large current flow through it, producing heat. If an inflammable material, कोई भी जलने वाली चीज़ जैसे कोई वुड है, क्लॉथ है, प्लास्टिक है, पेपर है, एग्जिस्ट अराउंड आसपास होगा तो उसको आग लग सकती है। इसलिए फ्यूज वायर जो यूज्ड होते हैं वो प्रिकॉशनरी मेजर के लिए होते हैं। वो क्यों होते हैं? कि जब भी कोई आपका हाई करंट, एज सून एज द हाई करंट फ्लो थ्रू द सर्किट, तो जैसे ही वो सर्किट से पास होगा हाई करंट, अगर करंट ज़्यादा है तो आपका वो जो फ्यूज़ वायर वाला वायर है वो मेल्ट होकर ब्रेक हो जाएगा। जैसे ही ब्रेक होगा तो सर्किट से उसका कनेक्शन हट जाएगा। इस तरह से आप बहुत बड़ा कोई एक्सीडेंट, मिसहैप को आप अवॉइड कर सकते हैं। मैनी टाइम्स पर्टिकुलरली इन द समर सीजन आपने देखा होगा ह्यूज इलेक्ट्रिकल पावर इज़ यूज इन द इवनिंग ड्यू टू अ होम लाइटनिंग। आपने देखा होगा इलेक्ट्रिक पावर्स का हम यूज़ करते हैं इवनिंग में, होम लाइटनिंग के लिए, फ़ैन के लिए, एयर कंडीशनर के लिए, और यूज़ ऑफ इलेक्ट्रिसिटी इन शॉप्स भी होता है। एज अ रिजल्ट जब ज़्यादा एक्सेस यूज़ होता है तो एक्सेसिव करंट इज़ ड्रॉन फ्रॉम द ट्रांसफार्मर। तो जो ट्रांसफार्मर होता है, ओके, जहाँ से इलेक्ट्रिसिटी आ रही है, इफ़ द कैपेसिटी ऑफ द ट्रांसफार्मर इज़ इनसफिशेंट, अगर उस जितना इलेक्ट्रिसिटी ड्रॉ हो रही है, ओके, जितना यूज्ड अप हो रही है, कंजप्शन हो रहा है, अगर ट्रांसफार्मर इनसफिशिएंट है, ठीक है ना, उसकी कैपेसिटी प्रॉपर नहीं है, इट्स फ्यूज वायर मेल्ट्स एंड द सप्लाई गेट शट डाउन। सो समटाइम क्या होता है, वो शट डाउन हो जाता है। सच इवेंट अकर्स ड्यू टू ओवरलोडिंग, क्योंकि इवनिंग के टाइम पे, समर डेज में खास तौर पे हर घर में लाइट्स भी चल रही है, फैंस भी है, एसी भी ऑन है, शॉप्स भी है, मार्केट्स भी है, और समर सीज़न में रिक्वायरमेंट ज़्यादा होती है, ठीक है ना। विंटर में तो चलो एसी ऑन नहीं रहेगा या दूसरे कुछ इक्विपमेंट्स की रिक्वायरमेंट अगर नहीं है, लेकिन ऐसा होने से फ्यूज़ वायर मेल्ट हो जाता है, सप्लाई शट डाउन हो जाती है। इस इवेंट को आप कहते हैं ओवरलोडिंग। मतलब ये प्रोसेस जो है ओवरलोड हो गया है, ओवरलोडिंग हो गया है। यहाँ कुछ डिफरेंट टाइप्स ऑफ फ्यूजेस दे रखे हैं, ऐसा आपने घर में देखा होगा। हमारे मीटर जो चैम्बर होता है उसमें ऐसा लगा होता है, अंदर एक वायर होता है, मतलब ये ऐसा होता है, इसके अंदर एक वायर लगा होता है
अगर कभी ज़्यादा कुछ ड्रॉ हो जाए करंट तो अचानक, तो ये वायर कट जाता है तो आपके घर की लाइट बंद हो जाती है, आपकी इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई नहीं होती, तो आपका घर के अंदर जो इंस्ट्रूमेंट्स हैं, सारे इक्विपमेंट्स हैं, वो सेफ रहते हैं। ओके, अब यहाँ पर न्यूमेरिकल्स है, उसका कन्फ्यूजन मैं आपको रिड्यूस वीडियो में बता चुका हूँ कि क्या कन्फ्यूजन है। तो हम तो न्यूमेरिकल्स वैसे भी लेसन के बाद लेते हैं, पहले लेसन समझाते हैं, जब लेसन आने लगे फिर कॉन्सेप्ट समझ जाओ, फिर आप करेंगे न्यूमेरिकल्स को। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। एक था हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, मतलब क्या कि किसी वायर में से जो करंट पास हो रहा है तो उसका हीटिंग इफेक्ट क्या है। अब हम पढ़ेंगे मैग्नेटिक इफेक्ट। ओके, इन प्रीवियस स्टैंडर्ड वी हैव स्टडीड अबाउट द मैग्नेट के बारे में आपने छोटी क्लास में पढ़ा है, एंड मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स, कि मैग्नेट होता है ऐसा बार मैग्नेट, उसमें से लाइंस निकलती हैं, मैग्नेटिक लाइंस कहते हैं उसे। हाउएवर इट विल बी इंटरेस्टिंग टू सी इफ एन इलेक्ट्रिक करंट एंड मैग्नेटिक फील्ड आर रिलेटेड टू ईच अदर। बड़ी बड़ा इंटरेस्टिंग है देखना कि इलेक्ट्रिक करंट और मैग्नेटिक फील्ड आपस में क्या रिलेशन है। ओके, वो किस तरह से आपस में रिलेटेड है, क्या तो रिलेशन क्या है, वो इस ट्रायदिस में आ रहा है। नॉर्मली ट्रायदिस भी हम अलग से करते हैं, लेकिन ये कॉन्सेप्ट वाला है, तो मैं इसमें आपको बता रहा हूँ। ये आपका एक सर्किट है जिसमें ये आपकी बैटरी है, ओके, और ये कनेक्टेड है आपका, ये एक वायर है, नॉर्मल वायर एक, और एक प्लग की है। यहाँ पर एक मैग्नेटिक निडल आप ले आए, ये साउथ है, ये नॉर्थ है। ओके, जैसे ही करंट फ्लो होगा फ्रॉम पॉजिटिव टू नेगेटिव, इसमें डायरेक्शन को समझना बहुत ज़रूरी है, इसलिए इसकी जो डायरेक्शन है वो ऐसे है। ओके, ऐसे है, यानी ऐसे जा रहा है, मैं कर्व बनाऊं तो ऐसे, इसे कहते हैं एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन। सो इसका डायरेक्शन क्लॉक के अगेंस्ट है, क्लॉक ऐसे जाती है, जो इसमें आएगा भी, देखिए ये कहाँ जा रहा है, ऐसे जा रहा है, तो अगर इसकी डायरेक्शन ऐसे है, ओके, ऐसे जा रहा है, तो ये क्लॉकवाइज डायरेक्शन में है। ओके, क्लॉकवाइज, और ये क्लॉक के अपोजिट है, इसलिए इसको कहते हैं एंटी क्लॉकवाइज। तो जब आपका करंट एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में जाएगा, ठीक है, तो आपका ये नॉर्थ जो है निडल का, ये अप में जाएगा। ओके, और जब ये क्लॉकवाइज जाएगा तो जो नॉर्थ है डाउन में जाएगा, टुवर्ड्स ईस्ट और टुवर्ड्स वेस्ट। तो यही आपको डायग्राम समझना है, इसी के बारे में बाजू में लिखा है, एक पैराग्राफ आप बनाएंगे। अब जो एक्सपेरिमेंट हमने पीछे मैंने आपको एक्सप्लेन किया है, उसका थोड़ा डिटेल यहाँ आ रही है, ये पैराग्राफ आपको लिखना है कि द मैग्नेटिक इफेक्ट इज ऑब्जर्व बिकॉज ऑफ द करंट इन द वायर। ये मैग्नेटिक नीडल का मूवमेंट क्यों हो रहा है, ये इसलिए हो रहा है क्योंकि वायर में से करंट पास हो रहा है, करंट के आसपास कोई फील्ड है जिसमें वो मैग्नेटिक नीडल एक्सपीरियंस कर रहा है कुछ फोर्स, दैट्स वाई उसे हम मैग्नेटिक फील्ड कहते हैं, क्योंकि मैग्नेटिक थिंग्स, मैग्नेटिक चीज़ उसमें एक्सपीरियंस कर रही है एक फोर्स। दिस मीन्स इलेक्ट्रिसिटी एंड मैग्नेटिज्म आर क्लोजली रिलेटेड। इसका मतलब है कि इलेक्ट्रिसिटी जो एक फिनोमिना है और मैग्नेटिज्म जो एक फिनोमिना है, ये काफ़ी क्लोजली रिलेटेड है। मैग्नेट मूव्ड एंड केप्ट मूविंग विल वी ऑब्जर्व एनी इलेक्ट्रिक फील्ड। अब टॉपिक अलग आ रहा है कि अगर मैं मैग्नेट को करीब ले जाऊं या दूर ले जाऊं तो क्या इफेक्ट होगा। ओके, ये क्वेश्चन वो आपसे कर रहा है, जो भी इसका रिप्लाई नीचे आएगा। देयरफॉर वी आर गोइंग टू स्टडी मैग्नेटिक फील्ड, इसलिए अब हम मैग्नेटिक फील्ड के बारे में पढ़ने वाले हैं, एंड सच इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इफेक्ट्स के बारे में पढ़ने वाले हैं। इसलिए टॉपिक का नाम था मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। फाइनली वी विल स्टडी द प्रिंसिपल्स, कंस्ट्रक्शन एंड वर्किंग ऑफ इलेक्ट्रिक मोटर एंड जनरेटर। अभी टॉपिक आगे ही आएंगे, इलेक्ट्रिक मोटर और जनरेटर के प्रिंसिपल्स, कंस्ट्रक्शन, वर्किंग हम पढ़ेंगे। एक लार्ज करंट अप्रॉक्सीमेटली 1 एम्पियर और मोर फ्लो थ्रू द थिक कॉपर वायर। किसी कॉपर वायर से जब लार्ज करंट अप्रॉक्सीमेटली 1 एम्पियर पास होता है थ्रू अ कार्डबोर्ड, द मैग्नेटिक नीडल कैप्ट एट अ डिफरेंट पॉइंट ऑन द कार्डबोर्ड। अगर आप उस कार्डबोर्ड पे मैग्नेटिक नीडल को डिफरेंट पॉइंट्स पे रखते हैं, अराउंड द वायर स्टैंड इन अ डिफरेंट डायरेक्शन। सो दिस इज योर डायग्राम। ये वही बैटरी सेल है, यहाँ से आपका करंट जा रहा है,
ये रजिस्टर है बट एरो बना हुआ है तो वेरिएबल रजिस्टर है। ये थिक कॉपर वायर है, ये की है। जैसे की को क्लोज करा करंट स्टार्ट होगा पास होना, एमीटर में करंट पता चलेगा, और जैसे थिक कॉपर में से करंट पास होगा तो उसके ऑल अराउंड एक फील्ड जनरेट होगी। ओके, अगर इस मैग्नेट नीडल को आप यहाँ रख देते हैं, कार्डबोर्ड ले लीजिए और नीडल को टच मत कीजिए, यहाँ मैग्नेट नीडल दूर रखिए, तो ये फील करेगा, एक्सपीरियंस करेगा एक फोर्स। इसका मतलब है वायर के अराउंड में एक मैग्नेटिक फील्ड होती है, तभी तो वो मैग्नेटिक चीज़ को इफेक्ट कर रहा है। अब आगे वो कह रहा है कि इंस्टेड ऑफ मैग्नेटिक नीडल, अगर आप मैग्नेटिक नीडल ना लें, ये जो नीडल ली थी उसकी जगह कुछ आयरन फिलिंग्स यानी लोहे के छोटे छोटे टुकड़े आप, ठीक है ना, पार्टिकल्स टाइप स्प्रेड कर दें आयरन फिलिंग्स को कार्डबोर्ड पर और ऑब्जर्व करें, तो आयरन फिलिंग्स अरेंज देमसेल्व्स इन अ सर्कुलर मैनर। तो जैसे ही आप करंट पास करेंगे वो सारी आयरन फिलिंग्स अपने आप को अरेंज कर लेगा एक सर्कुलर मैनर में। ओके, अब जो नेक्स्ट टॉपिक निकल के आ रहा है वो है राइट हैंड थंब रूल। ध्यान से सुनिए कि इमेजिन करो कि आप कंडक्टर को अपने राइट हैंड, ये रहा मेरा राइट हैंड, तो हम अपने राइट हैंड में अगर इस कंडक्टर को ऐसे पकड़ते हैं, ओके, जो पिक्चर बनी हुई है, तो मैं अपना हाथ नहीं दिखा रहा हूँ, ओके, मेरा हाथ मत देखिए अब। तो इसमें जैसे राइट हैंड में आप किसी भी कंडक्टर को होल्ड करते हैं तो ये जो अप एरो दिख रहा है आपको, ओके, मतलब जो कंडक्टर है उसमें जो इलेक्ट्रिक करंट है वो ऐसे जा रहा है। ओके, तो जो यहाँ लिखा हुआ है थंब पॉइंट्स इन द डायरेक्शन ऑफ करंट, मतलब जो आपका थंब होगा राइट हैंड का वो डायरेक्शन ऑफ करंट बताएगा। और जो ये कर्ल ऑफ फिंगर्स है, कर्ल ऑफ फिंगर्स यानी जो फिंगर्स घूमी हुई फिंगर्स हैं। ओके, अगर कोई चीज़ आप होल्ड करते हैं तो आपकी फिंगर्स कर्ल करती हैं, घूम जाती हैं, तो वो जो टर्न योर फिंगर्स हैं यानी जो कर्ल ऑफ फिंगर्स है वो आपको डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स देता है, मैग्नेटिक फील्ड देता है। तो राइट हैंड थंब रूल वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्या है कि थंब देता है डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक करंट और कर्ल ऑफ फिंगर देता है डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। दैट्स ऑल। अब नेक्स्ट टॉपिक है हमारा पेज नंबर 53 पर ही, मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस्ड बाय अ करंट थ्रू अ सर्कुलर लूप ऑफ अ कंडक्टिंग वायर। मतलब अभी जो आपका वायर था वो स्ट्रेट वायर का कंडीशन थी और मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस आप पढ़ रहे थे। अब आप मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस पढ़ रहे हैं बाय करंट थ्रू अ सर्कुलर लूप, मतलब एक लूप है ये। पहले स्ट्रेट कंडक्टर पढ़ रहे थे, ये बाजू में देखिए स्ट्रेट वायर कंडक्टर पढ़ रहे थे, अब आपका यहाँ पर लूप का केस आया है। तो लूप के केस में क्या होगा, सर्किट वही होगा, बैटरी है, एमीटर है, वेरिएबल रजिस्टर है और ये लूप है मेरा। ओके, और ये नेगेटिव, वही की प्लग की जब आप क्लोज करेंगे यानी ऑन करेंगे तो ये यहाँ से करंट पास होगा, इस लूप में से पास होगा जाएगा। बट आपने एक प्रॉपर्टी अभी पढ़ी थी कि जहाँ भी जब भी किसी वायर में से करंट पास होता है तो उसके आसपास एक मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होती है। तो स्ट्रेट वायर का केस आपने पढ़ा है, अब आपको लूप का केस पढ़ना है। ओके, स्टार्ट यहाँ से करेंगे कि सर्किट इज कंप्लीटेड बाय कनेक्टिंग द वेरियस कंपोनेंट एज शोन इन द फिगर। इफ द करंट पासेस थ्रू द लूप मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स प्रोड्यूस एट ईच पॉइंट ऑन द लूप। तो मैग्नेटिक लाइंस यहाँ पर प्रोड्यूस होंगी ऑन ईच लूप, इस साइड भी इस साइड भी। एज वी गो अवे फ्रॉम द वायर, जब हम इस वायर से दूर जाएंगे तो कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स हमें मिलेंगे। यस और नो, कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स रिप्रेजेंटिंग द मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स। और ये जो कॉन्सेंट्रिक या कॉन्सेंट्रिक जो सर्कल्स हैं ये रिप्रेजेंट करते हैं लाइंस ऑफ फोर्स को, विल बिकम बिगर एंड बिगर। और जैसे जैसे आप अवे जाते जाएंगे इट विल बिकम बिगर एंड बिगर। बट जब हम टूवर्ड्स जाएंगे तो सेंटर ऑफ द लूप द सर्कल बिकम सो बिग दैट इट आर्क कैन बी शोन एज अ स्ट्रेट लाइन। मतलब ये जब हम इसको टूवर्ड्स द सेंटर जाएंगे यानी टूवर्ड्स द सेंटर, तो समझो यहाँ सेंटर होगा, इस लूप का इधर सेंटर होगा तो ये एक स्ट्रेट लाइन हो जाएगा। ओके, तो व्हेन वी मूव, ये समझो सेंटर है लूप का, अवे फ्रॉम द सेंटर, तो ये कॉन्सेंट्रिक लाइंस देता है, मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स। और जब हम टूवर्ड्स द सेंटर आएंगे इधर तो ये आपको एक स्ट्रेट लाइन देगा।
The magnetic lines of force are shown near the point P and Q only. However, they will be created near each point on the loop. Likewise, each point will produce magnetic field at the center of the loop. Now जब आप लगाएंगे इसमें राइट हैंड थंब रूल, ओके, तो every point on the loop contribute the magnetic lines of force at the center. तो जितने भी आपके पॉइंट हैं ऑन द लूप सब कंट्रीब्यूट करेंगे मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स at the center of the loop, and these lines of force are at the center of the loop are in the same direction. और ये सब सेम डायरेक्शन में होंगे जब आप राइट हैंड थंब रूल यूज करेंगे. The intensity of the magnetic field at any point produced by a current flowing through a wire is dependent on the current. यानी जितनी भी मैग्नेटिक फील्ड की इंटेंसिटी है वो डिपेंड करता है करंट पर. और अगर n नंबर ऑफ टर्न्स इन द लूप है, मतलब कोई लूप है जिसमें बहुत सारे टर्न्स हैं, ठीक है ना, तो जितने टर्न्स होंगे तो मैग्नेटिक फील्ड भी उतने n टाइम्स मल्टीप्लाई हो जाएगी. ओके, प्रोड्यूस बाय अ सिंगल लूप विल बी क्रिएटेड. मतलब सिंगल लूप में जितनी मैग्नेटिक फील्ड है, अगर इफ वी हैव n नंबर ऑफ लूप्स देन मैग्नेटिक फील्ड भी मल्टीप्लाई बाय n टाइम्स हो जाएगी. अब ये लूप के लिए ही हमारे पास नेक्स्ट कॉन्सेप्ट है मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू अ करंट इन अ सोलोनॉइड का. सोलोनॉइड किसे कहते हैं? एक स्ट्रेट वायर को जब आप इस तरह से कॉइलिंग करके, ठीक है, यूज़ करेंगे तो वो आपका सोलोनॉइड है. इसलिए यहाँ डिफाइन में भी लिखा हुआ है कि व्हेन अ कॉपर वायर विद अ रेजिस्टिव कोटिंग इज वाउंड इन अ चेन ऑफ लूप. जब आप इसको एक चेन ऑफ अ लूप में वाउंड करेंगे like a spring, it is called as solenoid. Whenever an electric current passes through the solenoid, जब भी इस solenoid में से, जैसे आपने की क्लोज किया, यहाँ से करंट स्टार्ट फ्लोइंग, यहाँ से करंट जाएगा अंदर जाएगा बाहर, यस और नो. तो इसके अंदर जो करंट पास होगा तो मैग्नेटिक लाइंस वो प्रोड्यूस्ड होंगी. ये लाइंस मैग्नेटिक लाइंस हैं, ओके, और ये हमेशा नॉर्थ टू साउथ होती हैं. मतलब ये जो लूप वाली है ये नॉर्थ टू साउथ है, बाकी लाइंस पैरेलल है. जो हॉलो है ना, अंदर हॉलो है, उस हॉलो के अंदर मैग्नेटिक फील्ड पैरेलल जनरेट होती है और इसीलिए ये इट बिहेव्स लाइक अ बार मैग्नेट. इसलिए एक को साउथ पोल और एक को नॉर्थ कहते हैं और इट मूव्स ऑलवेज फ्रॉम नॉर्थ टू साउथ. ओके, द प्रॉपर्टीज ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड ऑफ अ सोलोनॉइड आर वेरी सिमिलर टू द मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस्ड बाय अ बार मैग्नेट. अभी मैंने बताया जैसे एक बार मैग्नेट, ओके, एक नॉर्मल ऐसा बार मैग्नेट होता है नॉर्थ साउथ, ठीक है, या साउथ नॉर्थ. तो उस तरह से जो प्रॉपर्टी ऑफ अ बार मैग्नेट है वही प्रॉपर्टी ऑफ सोलोनॉइड है. वन ऑफ द ओपन एंड ऑफ द सोलोनॉइड एक्ट एज अ मैग्नेटिक नॉर्थ. ये मैग्नेटिक नॉर्थ की तरह है और ये मैग्नेटिक साउथ की तरह है. दीज आर द टू पोल्स. मैग्नेट में पोल्स होते हैं. द मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स इनसाइड द सोलोनॉइड आर पैरेलल. तो ये बातें मैंने ओरली आपको पहले ही बता दी हैं, अब ये लाइंस भी आ रही हैं कि जो मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स होंगी इनसाइड द सोलोनॉइड पैरेलल होंगी. जो इनसाइड द सोलोनॉइड है दीज लाइंस आर पैरेलल और बाकी तो नॉर्थ टू साउथ मूव करेगी. दिस मीन्स दैट द इंटेंसिटी ऑफ अ मैग्नेटिक फील्ड विद इन द सोलोनॉइड इज यूनिफॉर्म. इसलिए विद इन द सोलोनॉइड इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटिक फील्ड यूनिफॉर्म यानी सेम होगी एवरीवेयर. द मैग्नेटिक फील्ड इन अ सोलोनॉइड इज यूनिफॉर्म. फिर अब एक ट्राई दिस आ रहा है आपका. ये ट्राई दिस का डायग्राम बाजू में है, ओके. तो आप थोड़ा सा इसमें इंट्रो ले सकते हैं कि व्हेन एवर अ करंट इज नॉट फ्लोइंग थ्रू अ वायर. अभी हम क्या पढ़ रहे थे? करंट फ्लोइंग थ्रू अ वायर. अभी कह रहा है कि जब करंट फ्लो नहीं करता किसी वायर में से तो इट रिमेन्स स्ट्रेट. पोजिशन ए, जो पोजिशन ए है वो अभी डायग्राम में आपको बाजू में नजर आएगा. व्हेन द करंट फ्लोज थ्रू अ टॉप टू बॉटम, when the current flows from a top to bottom, the wire bends and comes into the position C. अब थोड़ा सा यहाँ देख लीजिए. This is my case when there is no current. I is equals to 0 लिखा हुआ है. ये क्या लिखा है? I is equals to 0. No current, पॉइंट A का केस है. बट जब करंट पास होता है, ठीक है ना, फ्रॉम क्या लिखा था? टॉप टू बॉटम. टॉप टू बॉटम का केस सी का केस है. टॉप टू बॉटम, ऊपर से नीचे जब करंट पास होता है तो ये बेंट हो जाता है आपका वायर्स, जैसे कि सी में नजर आ रहा है, ओके. इफ द करंट डायरेक्शन इज रिवर्स्ड, अगर करंट का डायरेक्शन रिवर्स हो जाए,
ठीक है ना। फ्लो फ्रॉम द बॉटम टू टॉप, अब ये बॉटम से टॉप में जाए, ऊपर जाए, बॉटम से टॉप, तो ये रिवर्स हो जाएगा। जस्ट लाइक दिस एग्जाम्पल आप देख सकते हैं ये डायग्राम में इसे कैसे बताया है। bent but comes in the position B. This means that the direction of the force on the wire is perpendicular to both the magnetic field and the direction of the current. ये लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है कि the direction of the force जो है on the wire वो perpendicular to both magnetic field और direction of current दोनों के हैं, ओके। और उसकी सपोर्ट के लिए आपको ये ABC देखना है। द अबाव एक्सपेरिमेंट क्लियरली शो करता है कि फोर्स इज एक्सर्टेड ऑन करंट कैरिंग कंडक्टर। किसी भी कंडक्टर यानी किसी वायर जिसमें से करंट पास हो रहा है, फोर्स एक्सर्ट होगा। द डायरेक्शन ऑफ दिस फोर्स डिपेंड करता है ऑन बोथ द डायरेक्शन ऑफ करंट और डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। बट ये डिपेंड करता है डायरेक्शन ऑफ करंट पे भी, फोर्स का डायरेक्शन डिपेंड करता है, डायरेक्शन ऑफ फोर्स डिपेंड करता है डायरेक्शन ऑफ करंट पे भी और डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड पे भी। इससे हमें एक नया रूल मिला है जहां हम अपने लेक्चर फर्स्ट को एंड कर रहे हैं। समझो ये हमारा लेफ्ट हैंड है, ओके। तो लेफ्ट हैंड को अगर आप स्ट्रेच करें थंब को और अपनी इंडेक्स फिंगर को और मिडिल फिंगर को, तो थंब देगा मुझे फोर्स का डायरेक्शन, इंडेक्स फिंगर देगा मुझे मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन और मिडिल फिंगर मुझे देगा करंट का डायरेक्शन, ओके। अब इसको मैं यहाँ थोड़ा पढ़ के आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ क्या लिखा हुआ है, ओके। अकॉर्डिंग टू दिस रूल द लेफ्ट हैंड थंब, इंडेक्स फिंगर एंड द मिडिल फिंगर आर स्ट्रेच्ड सो एज टू बी परपेंडिकुलर टू ईच अदर। इफ द इंडेक्स फिंगर इज इन द डायरेक्शन ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड, तो मिडिल फिंगर आपको देता है डायरेक्शन ऑफ करंट और डायरेक्शन ऑफ द थंब आपको देता है डायरेक्शन ऑफ force of a conductor. So this is all about your first lecture of chapter number 4 science 1, okay. Thank you.